आती हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है बायो के अंदर, सॉरी आपको पता है कि नीट के अंदर जब सवाल आते हैं तो ज्यादातर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो अगर मैं बोलूं कि मोल कॉन्सेप्ट में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के ऊपर आएगा, तो और वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, और अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत आंसर कर दोगे, तो आप बहुत बड़े एक्साइटेड हो जाओगे क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करना पड़ेगा। तो चलो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, और इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में देख लो, आप लोगों को कभी कभार है ना साइंटिस्ट का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्कवरी में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया किसने था? दैट इज एंटोनी, ये देखो एंटनी, ठीक है, लोवेसियर ने दिया था, एंटनी लोवेसियर। पहले तो आपको साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए, एल एंटनी लोवेसियर, ठीक है, इनका नाम पता होना चाहिए, कभी कभार उस पर सवाल पूछा जाता है। अब उसका मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब इन एनी केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने लिया कुछ और पैदा कुछ और हो गया। आपने जितना मास लिया था क्रिएट भी उतना ही मास होगा। समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और यहां पर एक और खास बात है कि कभी भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आप लोगों ने रिएक्शन करवाई, जैसे कि मान लेता हूं कि हाइड्रोजन की रिएक्शन आप लोगों ने ऑक्सीजन के साथ करवाई, तो यहां पर है ना सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं होगा कि घोड़ों का आपने रिप्रोडक्शन कराया और गधा पैदा हो गया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आजकल इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो पता नहीं मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, जिसमें एक घटना ऐसी हुई है जिसमें पता नहीं, सॉरी मुझे आपको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसमें एक बकरी ने इंसान का बच्चा पैदा कर दिया है। तो वो अनयूजुअल है, शायद वो अफवाह भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आजकल वो खबर चल रही है, तो मैं आपको बता रहा हूं, बट वो सच नहीं है, वो अफवाह हो सकती है, लेकिन बड़ी अजीब सी कहानी है। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में ना ऐसा कभी नहीं होगा कि देखो न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन से कभी नहीं होता कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई और नाइट्रोजन पैदा हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो इन्हीं एटम्स के बीच में रीअरेंजमेंट होगा, और यहां पर आप या तो H2O पैदा कराओगे या फिर H2O2, दैट डिपेंड्स अपॉन द रेशो। समझ में आ गया? तो यहां पर सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर? इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास लो। तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से बताना चाहूं तो उसका मतलब ये निकलता है कि अगर आप 12 ग्राम कार्बन ले लो, 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लो, तो पक्का यहां पर 12 प्लस 32 यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो 44 ग्राम का बनेगा। लेकिन मैं आपको यहां पर क्लैरिफिकेशन दे दूं, जरा समझ लेना। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में एक फिक्स रेशो ही पार्टिसिपेट करता है। मतलब समझो, पहले आप लोगों को कभी भी कंजर्वेशन ऑफ मास लो लगाओ तो आप लोग प्लीज इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके ही कंजर्वेशन ऑफ मास लो लगाना, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। यू हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। समझो, अगर मैं कहूं आपसे कि एक कार्बन एटम है और दो ऑक्सीजन एटम आपस में रिएक्ट करके CO2 बना रहे हैं, तो दोनों जगह बैलेंसिंग है। क्यों? कार्बन एटम कितना लिया आपने? एक। ऑक्सीजन एटम कितने लिए? दो। आपका बन क्या रहा है? CO2, जिसमें दो ऑक्सीजन होते हैं और एक कार्बन होता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां पर हमें बैलेंस नहीं करना पड़ा। तो एक चीज आप गांठ बांध लो कि कंजर्वेशन ऑफ मास लो जब भी आप लगाते हो तो यू हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, अदरवाइज आप कंजर्वेशन ऑफ मास लो जो भी लगाओगे वो गलत होगा। समझ में आ गया? सो कंजर्वेशन ऑफ मास लो की पहली रिक्वायरमेंट है यू हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस करने के बाद जब आप उनके मोल से मास निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन को जब आप रिएक्ट कराओगे तो आपको 44 ग्राम CO2 मिलेगी। ये तय है, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास लो, जहां पर रिएक्टेंट आपने कितना लिया? 44 ग्राम। प्रोडक्ट आपको कितना मिला? 44 ग्राम। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मासेस थे वो सिमिलर थे, सेम थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंजर्वेशन ऑफ मास लो, जो बहुत लोग गलती करते हैं। अब अपन आते हैं अगला लो। नेक्स्ट लो है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दैट्स रियली अमेजिंग। सबसे पहले तो आप जितने भी बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को पहले तो आप उसके साइंटिस्ट का नाम याद करो प्लीज। साइंटिस्ट का नाम क्या है? जोसेफ प्रोसेट। तो प्लीज आप पहले तो पूरे चैट सेक्शन में भर दो जोसेफ प्रोसेट, जोसेफ प्रोसेट, जोसेफ प्रोसेट। ये पूछा गया है, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय जोसेफ प्रोसेट। समझ में आ गया? प्रोसेट, कितने प्यार से बोले प्रोसेट। तो जोसेफ प्रोसेट ने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि आप कोई भी केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज हैव द सेम प्रोपोर्शन
ऑन ईच वेट विद इररिस्पेक्ट टू सोर्स। क्या मतलब है? इतनी भारी भरकम अंग्रेजी का मतलब यह है कि पानी, मैं एग्जांपल देता हूं पानी का। पानी आप अपने घर के टॉयलेट से लेके आओ, गंदी नाली से निकालो, समंदर से निकालो, नदी से निकालो, मंगल ग्रह से लेके आओ, तुम्हारी मर्जी। तुम कहीं से भी पानी लेके आओ, पानी का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सोर्स से फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चाहे तुम अपने मुंह से पानी निकालो, समझ में आ गया? पानी का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, H2O। डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? पानी के कोई भी सोर्स हो उसमें दो ही हाइड्रोजन होंगे, उसमें एक ही ऑक्सीजन होगा। ये इसका सोर्स पे कभी भी इस पानी के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला वेरी नहीं करता। तुम अपनी टॉयलेट से निकाल लाओ, नाली से निकाल लाओ, नदी से निकाल लाओ, नाले से निकाल लाओ, समंदर से निकाल लाओ, मंगल ग्रह से निकाल लाओ, झील से निकाल लो, लेबोरेटरी से निकालो, अपने मुंह से निकालो, चाहे कहीं से भी निकालो, पानी में H2O का प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ऐसा थोड़ी होगा तुम ऐसा बोलोगे सर हमारे टॉयलेट में जो पानी आता है उसमें 3 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? दैट इज H2O ओनली, जिसमें हाइड्रोजन का वेट के हिसाब से प्रोपोर्शन कितना रहेगा? 11.11%। ऑक्सीजन का वेट के हिसाब से प्रोपोर्शन कितना रहेगा? 88.89%। परसेंटेज आप भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तुम कहीं से भी निकालो, चाहे विनोद आके पानी देके जाए, समझ में आता है? चाहे विनोद आके पानी देके जाए, कहीं से भी लेके आए वो, तो पानी का फॉर्मूला वही रहेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है गे लुसाक लॉ। वेरी इंटरेस्टिंग नेम, नेम है इसका गे लुसाक लॉ। इससे मुझे गाना याद आता है, मादला डला बिगड़ गया, मादला डला बिगड़ गया। पहले तो इसका बंदे का नाम क्या है? इस बंदे का नाम है जोसेफ लुइस गे लुसाक। पहले तो आप ये नाम याद करो, जोसेफ लुइस गे लुसाक। पहले तो उसने अपना नाम ही दे दिया उसके अंदर, गे लुसाक लो का मतलब गे लुसाक ने इसको दिया, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्या कहता है आपसे? कहता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल द गैसेस कंबाइन, ठीक है, और प्रोड्यूस इन अ सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कहता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है, समझ में आ गया, तो ऑल द गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ सिंपल रेशियो। तो कोई भी दो गैसेस जब आपस में कंबाइन होती है तो उनका वॉल्यूम का रेशियो सिंपल रेशियो होता है। मतलब समझो, मतलब ये है कि मान लो कि आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाया। हाइड्रोजन भी एक गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है। इनका प्रोपोर्शन रेशियो, मतलब ये इनका जो रेशियो होएगा ना आपस में रिएक्ट करने का, वो सिंपल रेशियो होएगा। मतलब ये 2:1 में ही रिएक्ट करेंगे। इनके वॉल्यूम के जो रेशियो होंगे ना वो सिंपल रेशियो होंगे। ऐसे कभी नहीं मिलेगा आप लोगों को कि अजीब से रेशियो निकल के आ रहा है, 0.2 से 0.4 ने रिएक्ट किया, ऐसा कुछ नहीं होता। इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है ना वो सिंपल रेशियो होता है। मतलब यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कैसे रिएक्ट करेगी? 2:1 में, ये तय है। इसी को बोलते हैं गे लुसाक लॉ। और प्रॉपरली समझाओ तो प्रॉपर एग्जांपल यहां पर वैसे दिया भी हुआ है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पर वैसे भी अपने को पता है कि अगर ये दो लोगे तो ये एक ही लेना है, तो इसी हिसाब से इनका वॉल्यूम भी वेरी करेगा। अगर आपने ये 100 ml लिया है तो उसका आधा ही लेना पड़ेगा आपको ऑक्सीजन। कितना? 50 ml। यही तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, समझ में आ गया? तब ये रिएक्ट करके आपस में क्या करेंगे? H2O बनाएंगे 100 ml की। और वॉल्यूम में कभी भी एडिशन लॉ नहीं लगता, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ होता है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लॉ नहीं होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोल लॉ नहीं होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ही होता है। मास आपस में जुड़ के एग्जैक्ट मास देंगे। तो अब आप यहां पे कई बोल सवाल पूछेंगे, सर ये तो 100 ml लिया था, 50 ml लिया था, 100 ml क्यों बना? ऐसा नहीं है। यहां पर गे लुसाक ने यही तो बात बोली थी कि आप जिस रेशियो में, जो उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशियो होती है, वही उनका मोल रेशियो भी होता है और वही उनका वॉल्यूम रेशियो भी होता है। उनका वॉल्यूम रेशियो भी वही होता है। तो आप लोग याद रखो, आपकी समझ के लिए बता रहा हूं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वही उनका मोल रेशियो होता है और वही उनका वॉल्यूम रेशियो भी होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो होएगा, बैलेंस कर लो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो पता लग जाएगा, वही उनका मोल रेशियो है, पता है आपको, और वही उनका वॉल्यूम रेशियो भी है। तो ये नोट डाउन कर लो अगर आपको वाकई में न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो। ये सिंपल तरीका होता है सोल्व करने का। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है एवोगैड्रोस लॉ, जो किसने दिया? ये दिया हमारे इस भाई साहब ने। क्या दिख रेला है ये? एकदम रशियन मूवी का हीरो लग रेला है। नाम क्या है इसका? अमेरियो एवोगैड्रो। नाम देखो इसका कितना अलग एक्सेंट से बोला जाता है। नाम लिखो, एवोगैड्रो का पूरा नाम क्या था? अमेरियो एवोगैड्रो। अगर आपकी क्लास में एक लड़का पढ़ता हो जिसका नाम हो अमेडियो,
ठीक है, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा, अमैथियो एवोगैड्रो। तो आपको ये एवोगैड्रो लो क्या कहता है, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं आपको बताता हूं गे-लुसाक लो और एवोगैड्रो लो ऑलमोस्ट सेम है। कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। अरे कितनी सिंपल सी बात बोल रहा है, यहां पर ये कह रहा है कि अगर आपने टेंपरेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा, इन दैट केस अगर दो गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है, अगर यहां पर दो गैसेस के वॉल्यूम इक्वल है, टेंपरेचर और प्रेशर सेम होने पर दो गैसेस के अगर वॉल्यूम इक्वल है, गैस नंबर 1 और गैस नंबर 2 में वॉल्यूम इक्वल है, तो पक्का उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और पक्का इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। यही एवोगैड्रो लो है, यही एवोगैड्रो लो है। बहुत सिंपली मैं आपको समझा रहा हूं, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर दो गैसेस के सेम टेंपरेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे और उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये एवोगैड्रो लो है, और ये हम कितनी बार कर चुके हैं यार, दैट्स वेरी इजी, ये बहुत इजी पीजी है। जो आप लोग जब आप इसकी मोल के फॉर्मूलों से कैलकुलेशन करते हो तो यही चीजें तो निकल के आती है। अभी थोड़ी देर में मोल के फॉर्मूले आपको बताऊंगा। तो एवोगैड्रो लो दिया था हमारे अमैडियो एवोगैड्रो ने, जो ये कहता है कि अगर वॉल्यूम का सेम टेंपरेचर और प्रेशर के अगर दो गैसेस का वॉल्यूम सेम है, तो पक्का उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे और उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। कितनी बढ़िया बात बोलता है अमैडियो एवोगैड्रो, है ना। तो यही बात वो यहां पर भी लिख रहा है। यहां पर जरा आप चेक करना, बहुत सिंपली इसको रिप्रेजेंट किया गया, और मैं आपको बता भी रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। दो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया, एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का लिया, तो दो वॉल्यूम आपको किसके मिले, H2O के। तो इसका मतलब समझो, यहां पर हाइड्रोजन के आपने दो वॉल्यूम लिए और आपको यहां पर क्या मिल रहा है, दो वॉल्यूम पानी का मिल रहा है, तो इनके स्टोइकियोमेट्री भी सेम है। समझ में आ गया, अगर दो हाइड्रोजन लोगे तो दो ही पानी मिलेंगे, इनके मोल्स भी सेम है, इनके मॉलिक्यूल भी सेम है। समझ में आ गया, यही बात एवोगैड्रो कह रहा है। एवोगैड्रो कहता है अगर दो मॉलिक्यूल के वॉल्यूम सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये एवोगैड्रो लो का कहना था। दैट्स वेरी सिंपल। अब अपन डॉल्टन की थ्योरी पर चलते हैं। डॉल्टन पहला ऐसा आदमी था, पूरी वैसे कणद ऋषि ने भी कह दिया था कि जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है बेसिकली, वो उसको हम लोग एटम कहते हैं। ये बात रजिस्टर सबसे पहले डॉल्टन ने करवाई थी, तो लेकिन हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट थे कणद ऋषि, उन्होंने भी ये बात बोल दी थी कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम, जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, लेकिन बाद में उनको गलत साबित कर दिया गया था। दूसरा पोस्टुलेट क्या है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। ये तो कॉमन बात है, किसी भी एक एलिमेंट को ले लो, जैसे कार्बन ले लिया, कार्बन एक एलिमेंट है, उसके जो भी एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, वेरी नहीं होगी। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। ऑक्सीजन एलिमेंट लूंगा, उनके जो भी एटम होंगे, जितने भी ऑक्सीजन के एटम होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होगी। इसमें तो कोई इफ बट ही नहीं है, नो इफ बट नो जट। अब आगे की सीन क्या है, पॉइंट नंबर 3, कंपाउंड्स फॉर्म्ड हैव अ फिक्स्ड रेशो। डॉल्टन कहता है कि अगर आप लोगों को कोई कंपाउंड बनाना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट का फिक्स रेशो यूज होता है। ये तो बात पहले भी कौन कह चुका है, ये बात पहले गे-लुसाक भी कह चुका है। अगर आप लोगों को पानी बनाना है तो आपको 2 पार्ट हाइड्रोजन के लेने पड़ेंगे, 1 पार्ट आपको ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा, तो 2:1 के हिसाब से आपको पानी मिल जाएगा। समझ में आता है, यही बात डॉल्टन ने भी कही थी और यही सेम बात आपके गे-लुसाक ने भी कही थी। तो ये इनके फिक्स्ड सिंपल रेशो होते हैं, फिक्स्ड और सिंपल, मतलब ऐसा कभी नहीं मिलेगा। और कान पकड़ के अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चौथा पॉइंट डॉल्टन क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शंस आर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं होगा कि घोड़ों को आप रिप्रोडक्शन कराओगे और गधा पैदा हो जाएगा, गधों को रिप्रोडक्शन कराओगे घोड़ा पैदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां सिंपल स्ट्रेटेजी है, अगर आपने मान लो हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाया तो इन्हीं में रीअरेंजमेंट होगा, ऐसा नहीं नाइट्रोजन पैदा हो जाएगा। मतलब आप समझो कि अगर आपने हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा भी दिया तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन ही दिखेगा। आपको HCl बनाओगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दिखेगा ना, आपको नाइट्रोजन थोड़ी दिख जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये